इस एपिसोड की शुरुआत में हमें 20 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जब यूके का जन्म हुआ था और उसी टाइम दो हवा की मृत्यु हो जाती है। दो हवा को मरा देख राजा, जो कि जांगेंग की बॉडी में था, यूके को लेकर सोंगरिम में आता है और सभी के सामने यूके की सारी शक्तियों को सील करने लगता है। पाक जिन उसे रोकने की कोशिश तो करता है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब राजा सभी से कहता है कि मैंने यूके की सारी शक्तियों को सील कर दिया है और जब तक मैं ना कहूँ कोई भी इसकी शक्तियों को फिर से आज़ाद नहीं करेगा। पाक जिन कहता है कि ये तुम्हारा बेटा है, तुम इसके साथ ऐसा बिहेव कैसे कर सकते हो। राजा ये बात सुनकर गुस्सा होने लगता है और कहता है कि मेरा बेटा। इतना कहकर राजा वहाँ से चला जाता है। अब हम 20 साल बाद यूके को देखते हैं, जो ये सारी स्टोरी नाक्सू को सुना रहा होता है। वो कहता है कि मैंने अभी तक 12 टीचर्स बदले हैं, पर उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो मेरी सारी शक्तियों को आज़ाद करवा सके। पर अब मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम मेरी टीचर बन सकती हो। मैं जब भी तुम्हारी आंखों में देखता हूँ तो मुझे सोल शिफ्टर का ब्लू मार्क दिखाई देता है। जैसे ही नाक्सू ये सुनती है तो वो अपने नाइफ से यूके को डराने लगती है। यूके कहता है कि अगर तुम मुझे मार दोगी तो यहाँ से बाहर जिंदा नहीं जा पाओगी। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तब तक युल वहाँ आ जाता है। उसने अभी तक यूके को नहीं देखा था, उसे सिर्फ नाक्सू ही दिखाई दे रही थी। वो उस पर अटैक करने वाला ही होता है। तभी यूके नाक्सू को बचा लेता है और युल को बताता है कि नाक्सू मेरी सर्वेंट है। तभी दांग भी वहाँ आ जाता है और यूके से नाक्सू के बारे में पूछने लगता है। यूके उन दोनों से नाक्सू की असली आइडेंटिटी छुपाते हुए कहता है कि ये मेरी सर्वेंट मूदियोक है, ये गलती से यहाँ पर आ गई थी, मैं बस इसे वापस ले जाने आया हूँ। तभी दांग का ध्यान नाक्सू के हाथ में पकड़े नाइफ पर जाता है। वो नाक्सू से कहता है कि क्या तुम इससे यूके को बचाना चाहती हो। वैसे ये सही भी है, तुम्हें नहीं पता कि यूके कितना कमज़ोर है। सिचुएशन को समझते हुए नाक्सू भी यहाँ दांग की साइड लेती है, पर यूके को यह पसंद नहीं आता। वो नाक्सू से नाइफ वापस लेते हुए कहता है कि मैं यहाँ तुम्हें बचाने आया हूँ, ना कि तुम मुझे। अब युल उन तीनों से कहता है कि सोंगरिम से नाक्सू की बॉडी और उसकी स्वॉर्ड गायब हो चुकी है। यह सुनते ही नाक्सू समझ जाती है कि उन सभी लोगों को ज़रूर दांजू नहीं भेजा होगा। अब ये चारों उसी जगह आते हैं जहाँ से नाक्सू की बॉडी गायब हुई थी। दांग पूछता है कि क्या नाक्सू वापस अपनी बॉडी में आ गई होगी। इस पर यूके कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता, मैं नाक्सू को अच्छे से जानता हूँ। ये सुनते ही नाक्सू डिसाइड करती है कि वो सबसे पहले यूके को ख़त्म करेगी, नहीं तो वो सभी को उसकी आइडेंटिटी बता देगा। तभी एक आदमी आकर युल और दांग से कहता है कि लीडर आप दोनों से मिलना चाहते हैं। वेल पाक जिन जान चुका था कि बिना टोकन के सोंगरिम में नहीं आया जा सकता, यानी सोंगरिम में ज़रूर कोई सोल शिफ्टर मौजूद है। इधर युल और दांग के वहाँ से जाने के बाद नाक्सू यूके से पूछती है कि तुमने मेरी मदद क्यों की। यूके कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी मास्टर बनो, मेरी शक्तियों को आज़ाद करो। नाक्सू इसके लिए मना करती है तो यूके कहता है कि अगर तुम चाहो तो मेरी वाइफ भी बन सकती हो। ये सुनकर तो नाक्सू और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। वो यूके को मारने का कहती है। इस पर यूके उस रूम में लगा बटन दबा देता है, जिससे रूम लॉक होने लगता है। अब यूके नाक्सू से कहता है कि अगर तुम मुझे यहाँ मारती हो तो तुम भी यहाँ से ज़िंदा वापस बाहर नहीं जा पाओगी। सिर्फ मैं ही हूँ जो तुम्हारी मदद कर सकता है। नाक्सू इसका कोई जवाब नहीं देती, इसलिए यूके उसे लेकर कमरे से बाहर आ जाता है। वो अभी भी उसे अपना टीचर बनाने का कहता है, पर जब नाक्सू इस बार भी मना करती है तो यूके पूछता है कि क्या तुम भी कमज़ोर हो चुकी हो। मुझे लगता है कि तुम्हारी शक्तियाँ भी इस बॉडी में आने के बाद काम नहीं कर रही है। तभी लीडर का भेजा वो आदमी फिर से यूके के पास आता है और इस बार यूके को अपने साथ चलने को कहता है। यूके कहता है कि मैं सोंगरिम का मेंबर नहीं हूँ, फिर तुम्हारे लीडर से मिलने क्यों जाऊँ। वो आदमी कहता है कि लीडर ने सभी जिंदा लोगों को बुलाया है और जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ तुम दोनों भी जिंदा लोगों में आते हो, इसलिए तुम्हें भी लीडर के पास चलना होगा। यूके ज़्यादा बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए वो नाक्सू के साथ लीडर से मिलने आता है, जहाँ बाकी सब मेंबर्स भी पहले से आए हुए थे। सभी के आने के बाद लीडर पाक जिन कहता है कि सोंगरिम में कोई सोल शिफ्टर आया हुआ है, हमें उसे जल्दी से पकड़ना होगा, इसलिए मैंने जिन फैमिली से मदद मांगी है। अब जिन छोयुन सभी के सामने आती है, जो 4 सीजन्स में से एक थी। युन के पास इस टाइम एक लैंप था जिससे वो सोल शिफ्टर को पकड़ने वाली थी। उस लैंप को देख दांग कहता है कि ये एक विगू है, ये एक डॉग स्पिरिट है जो सोल शिफ्टर को पहचान सकती है। अब जैसे युन उस डॉग स्पिरिट को बुलाती है तो नाक्सू डरने लगती है, क्योंकि इस टाइम सिर्फ वही सोल शिफ्टर थी जो सोंगरिम में मौजूद थी। नाक्सू को खतरे में देख यूके उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि जब तक वो उसके साथ है कोई भी उसे चोट नहीं पहुंचा सकता। वहीं वो डॉग स्पिरिट अब नाक्सू की ओर आने लगती है। नाक्सू को खतरे में देख यूके उसके आगे आ जाता है ताकि नाक्सू को कुछ भी ना हो, पर एंड टाइम में वो डॉग स्पिरिट नाक्सू पर नहीं बल्कि उसके पीछे खड़े एक सोल शिफ्टर पर हमला करती है।
अब क्योंकि सभी को सोल शिफ्टर मिल चुका था तो सभी मेंबर्स मिलकर उससे फाइट करने लगते हैं और आखिर में युद्ध उसे जान से मार देता है। यहाँ जब वो सोल शिफ्टर अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है तब उसकी ऐसी हालत देख यूके को नाक्सु की फिक्र होने लगती है, क्योंकि नाक्सु भी एक सोल शिफ्टर ही थी। सोल शिफ्टर के मरने के बाद ह्योयोम चारों स्टूडेंट यानी युन, यूके, दांग व युल को एक साथ देख बहुत खुश होता है। पर यहाँ दांग जल्दबाजी में यह कह देता है कि यूके और युन की मैरिज टूटने के बाद ये पहली बार है जब वो चारों एक साथ मौजूद है। दांग की ये बात यूके को पसंद नहीं आती और वो वहाँ से जाने लगता है। युन उसे रोकती है और बात करने की कोशिश भी करती है, पर जैसा कि मैंने पहले भी बताया था यूके का बिहेवियर बहुत कोल्ड है, उसे किसी की फीलिंग से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो यहाँ भी युन को बहुत ज़्यादा भाव ना देते हुए वहाँ से जाने लगता है। इधर नाक्सु सभी से बचकर दांजू से मिलने के लिए सोंगरिम से बाहर जाने लगती है, तभी यूके उसके सामने आ जाता है। वो अभी भी नाक्सु को अपना टीचर बनाने का कहता है, पर नाक्सु इस टाइम कुछ और ही सोच रही होती है। उसे अभी भी ये समझ नहीं आ रहा था कि यूके को कैसे पता चला कि वो एक सोल शिफ्टर है। इसके अलावा सिर्फ यूके उसकी आंखों में बना ब्लू मार्क कैसे देख पा रहा है। अब वो धीरे धीरे यूके के करीब आने लगती है और उससे पूछती है कि क्या तुम अभी भी मेरी आंखों में बने ब्लू मार्क को देख पा रही हो। यूके कहता है कि बहुत अच्छी तरह से, पर जिस तरह तुम मेरे करीब आ रही हो इससे मुझे यही लगता है कि तुम मुझे किस करना चाहती हो। यह सुनकर नाक्सु यूके से थोड़ा दूर हो जाती है। तभी यूके का ध्यान उस डॉग स्पिरिट पर जाता है जो नाक्सु की ओर आ रही थी। यूके नाक्सु को वहां से भागने को कहता है और सोंगरिम के मैन हॉल में आकर उस लैंप को तोड़ देता है, जिससे वो स्पिरिट भी गायब हो जाती है। जिस टाइम यूके ने लैंप को तोड़ा था ठीक उसी टाइम पाक जिन और युन भी वहां आ जाते हैं। वो दोनों जब लैंप को टूटा देखते हैं तो यूके पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगते हैं। पाक जिन यूके को इसके लिए पनिश भी करता है और उसे पूरी रात वहीं बैठने को कहता है। यहाँ दांग नाक्सु से कहता है कि यहाँ कोई भी ऐसा नहीं है जो यूके को पसंद करता हो, सभी चाहते हैं कि यूके को पनिश किया जाए। इन सभी के कारण यूके और युन की मैरिज भी टूटी थी। यहाँ एज ए ऑडियंस हम देखते हैं कि दांग की ये सारी बातें नाक्सु के दिल में यूके के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर बनाने का काम करती है। कुछ देर बाद नाक्सु यूके के पास आती है और कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचाई। पूरी दुनिया में तुम पहले ऐसे इंसान हो जो मुझे बचाना चाहते हो, इसके लिए मैं भी एक बार तुम्हारी जान को ज़रूर बचाऊंगी। अब नाक्सु यूके को उसका टोकन दिखाते हुए कहती है कि जब तक ये मेरे पास है मैं सुरक्षित हूँ, इसके लिए भी तुम्हारा शुक्रिया। इतना कहकर नाक्सु वहाँ से चली जाती है। अगले दिन किम पाक जिन से मिलती है और यूके को माफ़ करने को कहती है। इसके बाद वो यूके को लेकर वापस अपने मेंशन जाने लगती है। किम यूके से पूछती है कि तुमने लैंप को क्यों तोड़ा। यूके कहता है कि मैं नहीं जानता, वो बस एक गलती थी और आप इस बारे में मुझसे पूछना बंद करिए क्योंकि मैं अभी कोई भी जवाब नहीं देना चाहता। इधर नाक्सु वो टोकन लेकर अपने पहले वाली मालकिन के पास आती है और उस टोकन को बेचने का कहती है। उसकी मालकिन कहती है कि ये टोकन सोंगरिम का है, इसलिए हम इसे नॉर्मल मार्केट में तो नहीं बेच सकते, पर शायद ब्लैक मार्केट में इसको कोई खरीद ले। यहाँ हम एक लड़की को देखते हैं जो छुपकर उन दोनों की बातें सुन रही थी। वहीं दांजू के लोग नाक्सु की बॉडी लेकर दांजू के पास आते हैं। यहाँ हम पहली बार दांजू का चेहरा देखते हैं, पर इसके तुरंत बाद दांजू अपने सभी सैनिकों को जान से मरवा देता है। वैसे इसका कोई भी कारण हमें नहीं बताया जाता। इधर यूके अभी भी नाक्सु के बारे में सोच रहा होता है। जब नाक्सु ने उसे बताया था कि वो अभी कमज़ोर है और सिर्फ उसकी स्वॉर्ड ही उसे फिर से ताकतवर बना सकती है, तभी किम आकर उससे कहती है कि नाक्सु की बॉडी और स्वॉर्ड जो कि सोंगरिम से गायब हो गई थी वो जिन्मू को मिल गई है। अब हम पैलेस का सीन देखते हैं जहाँ जिन्मू यानी दोनजू राजा और क्राउन प्रिंस से ग्वानजू की पोजीशन देने को कहता है, पर पाक जिन इसके लिए मना कर देता है। वो कहता है कि ग्वानजू की पोजीशन पहले जांगेंग की थी और अब उस पर हक उसके बेटे यूके का है, वो किसी और को नहीं मिल सकती। पाक जिन का जवाब सुनकर जिन्मू कहता है कि तो फिर मैं नाक्सु की बॉडी जला देता हूँ और उसकी स्वॉर्ड हमारे पास ही रहेगी, क्योंकि तुम्हारे सोंगरिम से ये पहले भी चोरी हो चुकी है। पाक जिन को ये आइडिया पसंद नहीं आता, पर क्योंकि राजा और क्राउन प्रिंस दोनों इस बार जिन्मू की साइड ले रहे थे, इसलिए पाक जिन को भी अपनी हार माननी पड़ती है। इधर यूके दांग के साथ मिलकर ये सोचने लगता है कि वो नाक्सु की स्वॉर्ड जिन्मू से कैसे ले सकता है। वहीं नाक्सु दांजू के एक पुराने बेस पर आती है और यूके के टोकन का स्केच वहाँ पर रख देती है। वो एक सिग्नल के जरिए दांजू को बता देती है कि वो जिंदा है। आगे यूके जिन्मू से मिलने आता है और कहता है कि तुम मेरे पिता के असिस्टेंट रह चुके हो। नाक्सु की स्वॉर्ड सिर्फ ग्वानजू रख सकते हैं और अब क्योंकि मेरे पिता यहाँ पर नहीं है, इसलिए मैं उनकी जगह ये स्वॉर्ड अपने पास रखना चाहता हूँ। जिन्मू को इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि उसका मानना था कि यूके जैसा कमज़ोर इंसान उसका क्या कर लेगा। यही सोचकर वो नाक्सु की स्वॉर्ड उसे दे देता है।
यूके जाने से पहले उससे कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं अभी इस स्वॉर्ड को इस्तेमाल नहीं करूँगा। यूके के वहाँ से जाने के बाद जिन्मू ये सोचकर थोड़ा परेशान हो जाता है कि अभी से यूके का क्या मतलब है। तभी उसका असिस्टेंट आकर कहता है कि नाक्सु ने मैसेज भेजा है, वो चाहती है कि हम एक टोकन को लेने उससे मिलने जाएं। अगले दिन असिस्टेंट उस टोकन को लेने एक सराय में आता है। अब हम उस लड़की को देखते हैं जिसने छुपकर नाक्सु और उसकी मालकिन की बात सुनी थी। वेल उसने वो टोकन भी चुरा लिया था और अब असिस्टेंट से मिलने आई थी। असिस्टेंट टोकन लेने के तुरंत बाद उस लड़की को मार देता है। नाक्सु जब ये सीन देखती है तो वो समझ जाती है कि दांजू उसे मारना चाहता है। उसे लगा होगा कि शायद ये लड़की मैं हूँ, इसलिए उन्होंने इसे मारा होगा। अब दांजू सभी के सामने नाक्सु की बॉडी जला देता है। नाक्सु भी वहीं खड़े होकर अपनी बॉडी को जलता देख रही थी। इन सब से वो इतना तो ज़रूर समझ गई थी कि दांजू और जिन्मू दोनों एक ही इंसान हैं। अब यूके नाक्सु के पास आता है। नाक्सु जब यूके को देखती है तो वो कहती है कि मेरी बॉडी खत्म हो चुकी है, शायद मैं अब तुम्हारी मदद ना कर सकूं। अच्छा रहेगा कि तुम भी मेरा पीछा छोड़ दो। यह सुनकर यूके कहता है कि तुम इसकी फिक्र मत करो, मुझे तुम्हारी स्वॉर्ड मिल चुकी है। इतना कहकर वो नाक्सु को लेकर एक सराय में आता है और नाक्सु से उसकी स्वॉर्ड ओपन करने को कहता है। नाक्सु की स्वॉर्ड नाक्सु को पहचान तो लेती है पर वो ओपन नहीं होती। यह देख यूके कहता है कि तुम्हारी बॉडी अभी कमज़ोर है जैसे कि मैं हूँ, अभी हम दोनों एक जैसे ही हैं, क्यों ना तुम अब इस बॉडी को ही अपना बना लो। नाक्सु कहती है कि ऐसा करने से अच्छा है कि मैं मर जाऊँ। इतना कहकर वो एक लेक के पास आती है। दरअसल दांजू ने उसे एक बार बताया था कि सभी सोल शिफ्टर के मरने के बाद उन्हें इसी लेक में फेंका जाता है, और अब क्योंकि नाक्सु भी एक सोल शिफ्टर थी तो वो इस लेक में कूद जाती है। लेक में गिरने के बाद नाक्सु देखती है कि वो अब अपनी स्वॉर्ड को ओपन कर पा रही है। इधर जब यूके को पता चलता है कि नाक्सु लेक के पास गई है तो उसे नाक्सु की फिक्र होने लगती है। वो जल्दी से लेक के पास आता है जहाँ वो नाक्सु को देखता है जिसने अपनी स्वॉर्ड ओपन कर ली थी, पर इसके तुरंत बाद ही वो बेहोश हो जाती है। आगे जब उसे होश आता है तो वो अपने आप को सोंगरिम में देखती है। वो फिर से अपनी स्वॉर्ड ओपन करने की कोशिश करती है पर पहले की तरह इस बार भी स्वॉर्ड ओपन नहीं होती। अब यूके उससे कहता है कि तुम लेक की एनर्जी के कारण अपनी स्वॉर्ड ओपन कर पाई थी, पर अब फिर से तुम कमज़ोर हो चुकी हो। ये सुनकर नाक्सु फिर से लेक में जाने का कहती है, पर यूके उसे रोकते हुए कहता है कि तुम हमेशा पानी में नहीं रह सकती, थोड़ा इंतज़ार करो, मैं कोई तरीका पता लगा लूँगा जिससे तुम्हें लेक में भी ना जाना पड़े और स्वॉर्ड भी ओपन हो जाए। इधर पाक जिन और हयोम जब इस बार सुनते हैं कि यूके फिर से सोंगरिम में आया है और अपने सर्वेंट का इलाज करवा रहा है तो इस बार वो दोनों उसकी सारी बातों को इग्नोर कर देते हैं। वेल वो दोनों ही जानते थे कि यूके पर उनकी बातों का कोई भी असर नहीं होने वाला, इसलिए उन दोनों ने भी अपनी हार मान ली थी। आगे नाक्सु यूके को एक चाय पीने को कहती है। यूके के चाय पीने के बाद वो उससे कहती है कि तुमने हमेशा मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान को खतरे में डाला है, तो एक बार और ऐसा करो। मैंने तुम पर इस बार पूरा भरोसा किया है और मैं चाहती हूँ कि तुम जिंदा रहो। इतना सुनते ही यूके वहीं गिर जाता है। वेल चाय में पॉइजन था जिसके कारण यूके मरने लगता है। तब तक पाक जिन और हयोम भी वहाँ आ जाते हैं। नाक्सु उन दोनों से कहती है कि यूके को एक पॉइजन दिया गया है और इसका कोई भी एंटीटोड नहीं है। अगर तुम इसे बचाना चाहते हो तो इसकी शक्तियों को आज़ाद करवाना होगा, नहीं तो 6 घंटों के बाद ये मर जाएगा। जैसे ही पाक जिन ये सुनता है तो वो नाक्सु को टॉर्चर करने लगता है और एंटीटोड देने को कहता है। इसी तरह 4 घंटे बीत जाते हैं। इधर किम जब यूके को ऐसा मरते देखती है तो वो हयोम से उसकी जान बचाने को कहती है। अब क्योंकि अभी तक उन्हें एंटीटोड नहीं मिला था, इसलिए मजबूरी में हयोम को यूके की शक्तियों को आज़ाद करना पड़ता है। वहीं जब इस बारे में पाक जिन को पता चलता है तो वो थोड़ा परेशान हो जाता है। आगे जब यूके को होश आता है तो वो सबसे पहले किम से मूदयोग के बारे में पूछता है। किम कहती है कि उसने तुम्हें पॉइजन दिया था, इसलिए पाक जिन ने उसे पनिश किया है। यूके जैसे ही ये सुनता है तो वो जल्दी से नाक्सु से मिलने आता है, जो अब बहुत कमज़ोर हो चुकी थी, पर अब जाकर कहीं उसने यूके को अपना स्टूडेंट भी एक्सेप्ट कर लिया था। ये सब कहते हुए नाक्सु वहीं बेहोश हो जाती है और इसी पूरे सस्पेंस के साथ ये एपिसोड भी एंड हो जाता है। वैसे कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक नहीं दिए गए हैं, पर शायद आगे के एपिसोड में एक एक करके सभी का जवाब मिल जाए। बाकी मैं मिलता हूँ आपको किसी ऐसे ही नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तब तक के लिए शिए शिए शाहरुख खान।